हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू पे हमने फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग एंड मास्टरिंग म्यूचुअल फंड्स, ये दोनों कोर्सेस लॉन्च कर दिए हैं। सो अगर ये कोर्सेस को आपको सब्सक्राइब करना है तो स्टॉक ये प्रोमो कोड यूज कीजिए एंड आपको 4,000 रुपए का डिस्काउंट ये कोर्सेस पे मिल जाएगा। काफी अफोर्डेबल प्राइसेस पे ये कोर्सेस हमने यहाँ पे लॉन्च किया है। आशा करूंगा आप जरूर उनको सब्सक्राइब करोगे। आज की ताजा खबर की शुरुआत तो वर्ल्ड इकोनॉमी के न्यूज के साथ ही हम करेंगे। तो ये जो वीडियो होगा वो 3 सेक्शन में होगा, वर्ल्ड इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी एंड कंपनी स्पेसिफिक न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट का कहना है कि जो फर्स्ट हाफ ऑफ 2022 में यूएस ने देखा है, यूएस मार्केट्स ने देखा है, यूएस इकोनॉमी ने देखा है, उसका अभी भी एक ज्यादा वर्स्ट पार्ट शायद बचा हुआ है। रेस्ट ऑफ द 2022 विल आल्सो बी क्वाइट पेनफुल, ऐसा उनका कहना है। बट मैं यहाँ पे इन्वेस्टर्स को, स्पेसिफिकली इक्विटी इन्वेस्टर्स को, कुछ ऑब्जर्वेशंस बताने की कोशिश यहाँ पे करूंगा कि मार्केट्स में जो फॉल होता है वो रेसेशन के होने से पहले ज्यादा होता है रादर देन थ्रू द रेसेशन। ये हमने हमेशा देखा हुआ है। जो ओवर रिएक्शन है वो पहले ही आ जाते हैं, या फिर जिसको हम डिस्काउंटिंग कहते हैं, तो वो डिस्काउंटिंग एक्चुअल इवेंट होने से पहले ही हो जाती है। सो दैट इज द सिल्वर लाइनिंग इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्शन ऑल्सो। भले ही इकोनॉमिक एक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम रेसेशन या फिर ग्लोबल स्लोडाउन से जा सकते हैं, बट मार्केट्स ने ये सारी चीजें पहले ही डिस्काउंट कर ली है, ऐसा मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पे लगता है। तो इट्स ओके, आई थिंक इकोनॉमिस्ट पीपल विल कीप ऑन प्रेडिक्टिंग द वर्स्ट केस सिनेरियोज, बट मार्केट्स नॉर्मली उनके प्रोजेक्शन से थोड़े से ज्यादा ही आगे होते हैं, एंड दैट्स व्हाई वी हैव सीन सम सीरियस काइंड ऑफ करेक्शंस ऑल ओवर वर्ल्ड in the first half of 2022. So मतलब इसमें से हम जितना पॉजिटिव मैसेज ले सकते हैं उतने हमने यहाँ पे लेने चाहिए। देन सेकंड न्यूज जो है वो मूडीज ने निकाली हुई है। तो उनका कहना है कि ग्लोबल क्रेडिट कंडीशंस जो है वो बहुत ज्यादा निगेटिव है बिकॉज ऑफ राइजिंग बोरोइंग कॉस्ट एंड स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑब्वियसली अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो डेफिनेटली डिमांड फॉर क्रेडिट यानी कि लोन्स की जो डिमांड है वो कम हो जाती है। सो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन पे भी हो सकता है। दैट इट्स अ साइकिल। सो जब डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, सप्लाई के भी कंसर्न है, उसकी वजह से प्राइसेस ऊपर गए हैं। सो प्राइसेस अगर ऊपर गए हैं तो जो एक्सेस डिमांड है उसको किल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जाते हैं, और जब वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जाते हैं तो डिमांड किल होती है, एंड दैट्स हाउ दिस साइकिल वर्क्स। सो डेफिनेटली मूडी जो कह रहा है कि अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए तो उसकी वजह से क्रेडिट की डिमांड जो है, लोन्स की डिमांड जो है वो घट गई है, और उसी का इंपैक्ट ओवरऑल ग्लोबल स्लोडाउन पे भी होता हुआ नजर आ रहा है। सो दैट इज द ऑब्जर्वेशन दे हैव मेड, एंड इट इज क्वाइट लॉजिकल ऑब्जर्वेशन। अब सोरिंग डॉलर यानी कि राइजिंग डॉलर के बारे में यहां पे बात करते हैं। तो यूएस की जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो अभी सबसे बड़ी उनकी परेशानी है जो डॉलर राइज हो रहा है। अब जो कंपनीज यूएस से बाहर एक्सपोर्ट कर रही है उनके लिए ये निगेटिव है। जैसे कि हम देखते हैं हमेशा कि इंडियन रुपया अगर डेप्रिशिएट होता है तो इंडिया की जो एक्सपोर्ट कंपनी है वो खुश हो जाती है, बट अगर रुपया अप्रिशिएट करता है तो उनके लिए वो निगेटिव हो जाता है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू यूएस के जो एक्सपोर्टर्स है उनके लिए रोरिंग और सोरिंग डॉलर इज अ निगेटिव थिंग, बट यूएस के जो इंपोर्ट्स है वो सस्ते होते हैं बिकॉज ऑफ द राइजिंग डॉलर। सो वैसे देखा जाएगा तो यूएस इज वन कंट्री की जिसमें डेफिसिट बहुत ज्यादा होता है, यानी कि वो इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इन अ वे सोरिंग डॉलर जो है वो यूएस इकोनॉमी के लिए ज्यादा पॉजिटिव साबित होता है रादर देन निगेटिव। बट अगर बहुत ही ज्यादा एप्रिसिएशन वहां पे हो जाएगा तो डेफिनेटली दैट इज आल्सो कंसर्न फॉर द कंट्री और इकोनॉमी। तो ये बैलेंस आउट होना चाहिए, उसके हिसाब से चीजें चलनी चाहिए, ऐसा मतलब दैट्स व्हाट वी हैव सीन। बट अभी जिस तरीके से फ्लाइट ऑफ कैपिटल हुई है फ्रॉम इमर्जिंग इकोनॉमीज, फ्रॉम दी स्पेकुलेटिव एसेट क्लासेस, तो वो पैसा जा रहा है यूएस में, एंड दैट्स व्हाई यूएस के डॉलर की डिमांड जो है ऑल ओवर वर्ल्ड वो काफी
इंप्रूव हो रही है और उसी की वजह से डॉलर यहाँ पे अप्रिशिएट हो रहा है. सो कोई भी चीज बहुत ज्यादा होना कुड टर्न आउट टू बी अ नेगेटिव आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम. अब इंडियन इकोनॉमी के बारे में यहां पे हम बात करेंगे. तो इंडियन इकोनॉमी में पहली जो न्यूज हमें कवर करनी है वो विंडफॉल टैक्स जो है, मतलब ये जो ऑयल कंपनीज है इनको जो विंडफॉल गेन्स हुए हैं, तो उन इन विंडफॉल गेन्स को टैक्स करने का डिसीजन 1 जुलाई 2022 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे ले लिया है. आप लोगों को पता है कि बीच में जब पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस घटे थे, जब एक्साइज ड्यूटी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहां पे डिक्रीज की थी, उसकी वजह से प्राइसेस घटे थे और वहां पे ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को होने वाला था इन दिस फाइनेंशियल ईयर. अब वो कहीं ना कहीं से तो रिकूप करना है, बिकॉज जब ये एक्साइज ड्यूटी कट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए थे, उसके बावजूद उन्होंने कोई भी वहां पे कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स के प्लान्स चेंज नहीं किए थे. तो अगर आपने एक्सपेंडिचर के प्लान्स चेंज नहीं किए हैं और आपके इनफ्लोज, जो कैपिटल इनफ्लोज है, आपके पास जो पैसा आने वाला है, रेवेन्यू जो आने वाला है, वो अगर हिट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ तो प्लान किया होगा, या फिर जो जो कंडीशंस डेवलप होंगे उसको रिएक्ट करने की रेडीनेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होगा, और वही रेडीनेस यहाँ पे सामने आ रहा है. तो जो कंपनीज इंडिया में ऑयल प्रोड्यूस कर रही है, या फिर जो कंपनीज बाहर से ऑयल ला रही है, यहाँ पे रिफाइन कर रही है और पेट्रोल और डीजल को एक्सपोर्ट कर रही है, तो इन सारी कंपनीज को जिस तरीके से प्रॉफिट हुआ है, मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि जो रशिया से ऑयल लिया जा रहा था 25 से 30 डॉलर पर बैरल डिस्काउंट पे, वह ऑयल रिफाइन करके यूरोप में बेचा जा रहा था. तो ये सारी चीजें बहुत जबरदस्त गेन्स कंपनीज को दे रहे थे. इस क्वार्टर का जब आप रिलायंस इंडस्ट्रीज का रिजल्ट्स देखोगे तो तूफान उसके मार्जिन्स हमें वहां पे दिखने वाले हैं. तो वो मार्जिन्स कहीं ना कहीं विंडफॉल गेन्स थे. उन विंडफॉल गेन्स को पे टैक्स लाने की तैयारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे कर दी है. तो ओएनजीसी हो, ऑयल इंडिया हो, इवन वेदांता को भी कहीं ना कहीं उसका मतलब हिट होने वाला है, रिलायंस इंडस्ट्रीज को होने वाला है. तो ये सारी कंपनीज को टैक्स करके जो 1 लाख करोड़ रुपए का लॉस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होने वाला था या फिर हो गया था रेवेन्यू लॉस, तो वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहां से वापस लेता हुआ नजर आ रहा है. एंड दैट्स हाउ दे विल मीट देयर रेवेन्यू टारगेट्स ओवर ईयर. ऑब्वियसली इफ यू आर अ शेयर होल्डर इन दीज कंपनीज, तो यू विल फील बैड, बट दैट्स हाउ द इकोनॉमी वर्क्स. तो अगर स्पेंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करनी है, इकोनॉमी को सपोर्ट करना है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हो ही सकती है. अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं, तो दूसरी न्यूज है जीएसटी कलेक्शन पे. 1.45 लाख करोड़ रुपीस के जीएसटी कलेक्शन हुए हैं इन द मंथ ऑफ जून 2022. सेकंड हाईएस्ट मंथ है ये, सेकंड हाईएस्ट मंथ एवर जो इस मतलब ये लास्ट मंथ में हमने देखा है जून 2022 के कलेक्शंस में. सो दैट शोज कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे चलती हुई नजर हमें आ रही है. दो इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वहां पे एक्टिविटी थोड़ी सी ईज आउट होती हुई नजर आ रही है. जो प्रोडक्शंस हो रहे हैं वो 9 मंथ लो पे चल रहे हैं. सो आई थिंक जो WPI इन्फ्लेशन का कंसर्न है, CPI इन्फ्लेशन का कंसर्न है, जो ग्लोबल स्लोडाउन के कंसर्न सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो प्लान्स है प्राइवेट प्लेयर्स की तरफ से कहीं ना कुछ तरीके से तो हिट होंगे ही होंगे. एंड दैट्स व्हाट वी आर सीइंग इन दिस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आल्सो. अगर क्रूड ऑयल स्पेसिफिकली नीचे चला जाता है तो हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव हो सकता है. $111 पर बैरल पे अभी क्रूड ऑयल यहाँ पे चल रहा है. सो अगर ये प्राइस $100 के नीचे चली जाती है, सो बहुत ही बढ़िया सिचुएशन इंडिया एज एन इकोनॉमी के लिए डेवलप हो सकती है. सो देखते हैं. बाकी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने इन द मंथ ऑफ जून 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा फंड्स से या फिर स्टॉक्स सेल किए हैं इंडियन इक्विटीज में, और वो बाहर लेके जा चुके हैं. इस कैलेंडर ईयर में द आउटफ्लोज आर अराउंड 2.23 लाख करोड़ रुपीस. अगर अक्टूबर महीने से हम देखते हैं, द टोटल आउटफ्लोज आर मोर देन 2.5 लाख करोड़ रुपीस. इतने आउटफ्लोज होने के बावजूद जो इंडियन मार्केट्स की सिचुएशन है कंपेयर टू अदर मार्केट्स, इट्स स्टिल एट मच बेटर पोजीशन.
सो दैट्स अ पॉजिटिव फॉर अस. सो होपफुली ये क्वार्टर के रिजल्ट्स भी कुछ इंडिकेशंस दे सकते हैं. दो जो तूफान एक्सप्रेस हमारी निकली थी वो कहीं ना कहीं हॉल्ट होती हुई नजर आ रही है. तो आई थिंक लो हायर सिंगल डिजिट या फिर लोअर डबल डिजिट काइंड ऑफ ग्रोथ, अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस ओवरऑल फ्रॉम द मार्केट वी शुड हैव. बिकॉज अगर स्टील कंपनीज हो, ऑयल कंपनीज हो, तो इन पे जिस तरीके से नए नए टैक्सेस लाए गए हैं, तो उसकी वजह से या फिर ड्यूटीज लाई गई है, उसकी वजह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट होगा. साइक्लिकल इंडस्ट्रीज है ये. ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस शायद इस साल इन कंपनीज से हो सकता है, और जो कंपनीज प्रॉब्लम में चल रही है उन कंपनीज के अर्निंग्स के कॉम्पनसेशन इन दो सेक्टर्स से हो सकते थे. बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी अपने बजट्स फुलफिल करने हैं, तो वहां पे इन कंपनीज पे प्रेशर आता हुआ हमने यहाँ पे देखा है. बाकी अब कंपनी स्पेसिफिक बात करेंगे. एचडीएफसी लिमिटेड एंड एचडीएफसी बैंक के मर्जर को अप्रूवल मिल चुका है स्टॉक एक्सचेंजेस से. तो उन्होंने एनओसी दे दिया है, उनको कोई ऑब्जेक्शन उस पे नहीं है. अब स्टॉक एक्सचेंजेस से क्यों परमिशन लगता है कि भाई अगर ये न्यूज डिक्लेयर होने से पहले कोई ट्रांजैक्शंस हुए क्या, कोई बल्क डील्स हुई है क्या, कोई ब्लॉक डील्स हुई है क्या, क्या जो पार्टीज जिनको ये इंफॉर्मेशन थी उन्होंने कुछ डीलिंग्स की है क्या, तो ये सारी जानकारी वहां पे एनालाइज होती है. तो वहां पे ऐसा कुछ फाइंड आउट नहीं हुआ है. तो अभी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर शेयर होल्डर्स ऑफ दीज कंपनीज या फिर क्रेडिटर्स ऑफ दीज कंपनीज जिनके अप्रूवल्स बचे हैं, तो आने वाले इवन एनसीएलटी का भी अप्रूवल अभी तक बचा है. तो ये इसीलिए जब ये मर्जर अनाउंस हुआ था तो उन्होंने बोला था कि 15 से 18 महीनों में ये मर्जर कंप्लीट हो जाएगा by getting approvals from all the competitive authorities. तो वो होपफुली आने शुरू हो चुके हैं एंड दे आर ऑन राइट ट्रैक टू मर्ज दीज कंपनीज. अब ऑटो सेल्स के बारे में बात करेंगे. तो ऑटो सेल्स जो है वो जून मंथ में काफी अच्छी तरीके से ग्रो हुए हैं. अराउंड 25% का ग्रोथ स्पेसिफिकली कार इंडस्ट्री में हमने देखा है इन द मंथ ऑफ जून 2022 कंपेयर टू जून 2021. अब ये क्यों हुआ है? बिकॉज सेमीकंडक्टर की जो चिप्स है उनका जो शॉर्टेज था वो कम हुआ है, तो सप्लाई बढ़ा है. इवन मारुति सुजुकी ने तो बोला है कि जुलाई इज गोइंग टू बी देयर बेस्ट मंथ इन लास्ट 22 मंथ्स. तो हाईएस्ट एवर प्रोडक्शन वो जुलाई मंथ में कर सकते हैं, ऐसा मारुति सुजुकी का कहना है. तो आई थिंक थिंग्स आर इंप्रूविंग फ्रॉम दी सेमीकंडक्टर चिप्स पॉइंट ऑफ व्यू. अगर सेमीकंडक्टर की ही बात कर रहे हैं तो वेदांता ग्रुप की भी बात हमें यहाँ पे करनी होगी. दे आर एक्सपेक्टिंग देयर सेमीकंडक्टर चिप्स का जो रेवेन्यू है that could be around $3.5 billion by 2026-2027. In next 10 years time, Vedanta with partnership with Foxconn, ये कंपनीज मिलके अराउंड $20 बिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर. अब ये जो $3.5 बिलियन का रेवेन्यू वो टारगेट कर रहे हैं इन 2026-2027, आउट ऑफ विच $1 billion is going to be from the exports of these products, semiconductor chips products. So I think in a right direction, I think Vedanta Group is moving. जो इंसेंटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इस सेक्टर को मिला है क्लोज टू 75,000 करोड़ रुपीस के इंसेंटिव्स, तो वहां पे बड़े बड़े प्लेयर्स, फिर टाटाज हो या फिर वेदांताज हो, तो उन्होंने इस पे फोकस करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है. नेक्स्ट न्यूज इज from NTPC. NTPC signs memorandum of understanding for 10 gigawatts renewable energy park with Rajasthan government. So Rajasthan government के साथ उन्होंने एक MOU साइन किया है. 10 gigawatts का प्रोडक्शन रिन्यूएबल एनर्जी का वो कर सकते या पार्क बना सकते हैं. एंड दैट टारगेट आई थिंक आने वाले 6 से 10 सालों में ये कंप्लीट हो सकता है. जो टारगेट है ओवरऑल एनटीपीसी का रिन्यूएबल एनर्जी का बाय 2032 इज 60 गीगावाट्स. तो स्टेप इन राइट डायरेक्शन. मैंने एक देखा है रिन्यूएबल एनर्जी में, आई थिंक वी शुड गिव क्रेडिट टू राजस्थान गवर्नमेंट. आई थिंक दे आर आल्सो मूविंग इन राइट डायरेक्शन. टोटल प्रोडक्शन के हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से द ग्रोथ इज हाईएस्ट इन राजस्थान स्टेट. सो आई थिंक कुडोज टू दैट गवर्नमेंट्स एफर्ट्स फॉर प्रोड्यूसिंग दिस काइंड ऑफ एनर्जी या फिर रिन्यूएबल एनर्जी पे जो फोकस है. एंड थैंक्स टू दी सोलर एनर्जी
जो वहां पे बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रोक्योर हो सकती है। तो जो टेम्परेचर्स हम राजस्थान में देखते हैं, तो वहां पे रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस होना इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। इवन एनटीपीसी हो या फिर गवर्नमेंट हो, they are focusing in the right direction. Next news is regarding pharmaceutical industry. तो pharmaceutical industry में रिसर्च लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स लॉन्च करने का प्लान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से चल रहा है। सो इट मींस कि जो भी रेवेन्यू आ रहा है उससे उसमें से अगर 15% रेवेन्यू जो है वो रिसर्च पे खर्च होता है तो उनको इंसेंटिव्स मिल सकते हैं, टैक्स इंसेंटिव्स मिल सकते हैं। करंटली द हाईएस्ट एवर रिसर्च allocation happens, I think, in Cipla, that is around 8 to 9%, not even double digit. So वो यहाँ इंडिया is known for contract manufacturing rather than research, तो वो रिसर्च की डिपेंडेंसी और ज्यादा बढ़नी चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू लॉन्च दिस इंसेंटिव स्कीम्स, सो होपफुली इट इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट टू द ओवरऑल सेक्टर, एंड उनका फोकस भी यहाँ पे अगर शिफ्ट हो जाएगा तो दैट वुड बी रियली गुड। अब इंडिगो के बारे में बात करेंगे। तो कल न्यूज थी, इंडिगो फ्लाइट्स डिलेड एज क्रू, जो उनके एम्प्लॉइज है उन्होंने सिक लीव ली है, और अक्रॉस द बोर्ड, मतलब सिक लीव ली थी क्यों? बिकॉज एयर इंडिया का हायरिंग डे था। सो इट मींस जो एम्प्लॉइज है इंडिगो के, एयर इंडिया का जिस तरीके का फोकस आफ्टर टाटा ग्रुप्स एक्विजिशन, तो जिस तरीके का चल दिख रहा है, तो मुझे लगता है आई थिंक लॉट ऑफ एम्प्लॉइज वांट टू गो टू एयर इंडिया नाउ। सो इंटरेस्टिंग डेज आर अहेड। सो एक्चुअल कंपटीशन जो है वो कैसे इंपैक्ट कर सकती है किसी कंपनी को, ये यहाँ से हमें समझ में आता है। सो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा दोस्तों, ये बताना मत भूलिएगा। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।